नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीता परिष्कार वर्ल्ड से। आज हम परिष्कार की ओर से आपके लिए लेकर के आए हैं राजस्थान हाई कोर्ट में राजस्थान आर्ट और कल्चर से आने वाले प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। ये जो मॉडल टेस्ट पेपर होता है, यह प्रत्येक स्टूडेंट को एग्जाम में जाने से पहले सॉल्व करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें जिस तरीके के प्रश्न आएंगे उसी फॉर्मेट पर हमें एग्जाम में मिलेंगे। तो अगर हम ये मॉडल टेस्ट पेपर पहले सॉल्व कर लेंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं और उसके लिए हमें क्या रूपरेखा बनानी है और किस प्रकार से हमें गलतियां करने से बचना है, यह हम पहले से जान पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान आर्ट और कल्चर से किस प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यह फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली राजस्थान के जिस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है वह क्षेत्र है। देखिए, प्रश्न को पढ़ना एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक आप प्रश्न में देखेंगे नहीं अच्छे तरीके से कि क्या पूछा है और क्या नहीं पूछा है, तो आप गलतियां कर देंगे। ऑप्शन ए है बूंदी, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है भरतपुर। इसका राइट आंसर है डी, भरतपुर। अब देखिए, यहाँ प्रश्न में क्या पूछा गया था, जिस क्षेत्र में नहीं बोली जाती है। अगर यहाँ से ये नहीं हटा दिया जाए तो प्रश्न की प्रकृति बदल जाएगी और प्रश्न की प्रकृति के बदलने के अनुसार ही इसका आंसर बदल जाएगा। हम देखते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, यह राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, हाड़ौती प्रदेश, क्योंकि यहाँ हाड़ा राजपूतों का वर्चस्व था। अब देखिए, भरतपुर जो है हमें बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि भरतपुर का इस क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है और इसी प्रकार से यह निश्चित हो जाता है कि इस हाड़ौती बोली से भी भरतपुर का संबंध नहीं है। आइए अब हम इस प्रश्न की व्याख्या पर नजर डालते हैं एक बार कि भरतपुर के बारे में क्या उल्लेख मिलता है हमें। यहाँ बोली कौन सी बोली जाती है, मेवाती, यानी कि यहाँ हाड़ौती ना बोली जाकर के मेवाती बोली जाती है। क्षेत्र कौन कौन सा है, यानी कि मेवात के अंदर का कौन सा क्षेत्र आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यानी कि ये चार क्षेत्र जो हैं यहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है, यानी कि हाड़ौती से इसका किसी भी प्रकार का हमें संबंध दिखाई नहीं देता है। अगर हम बात करें तो यह महाभारत काल में मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाने वाले प्रदेश था। प्रभाव हम देखते हैं कि मेवाती जो बोली है उस पे किसका प्रभाव दिखाई देता है, ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। और अगर हम साहित्य की बात करें तो प्रचुर मात्रा में साहित्य का निर्माण हुआ है इसमें, मेवाती में। किस किसने किया है, संत लालदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई। तो यह जो थी हमारी इस क्वेश्चन की व्याख्या हो गई, जिसमें कि हम एक तरीके से अगर हम देखें तो हम हाड़ौती वाला जो प्रदेश था उससे संबंधित जानकारी भी देख पाए और मेवाती से संबंधित सारी जानकारी देख पाए, और आपके एग्जाम जो होगा उसमें समग्र रूप से ये प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि पूछा गया है। यहाँ हमें देखिए ये जो ऑप्शन है पेयर्स के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन ए है कोटा, बूंदी, झालावाड़, ऑप्शन बी है जयपुर और टोंक, ऑप्शन सी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ऑप्शन डी है सीकर, झुंझुनू। अब देखिए, इसका राइट आंसर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वह बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से राजस्थान का प्रदेश के आधार पर नाम मिलते हैं उसमें हम देखते हैं कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांगड़ी। इसमें हम देखते हैं कि बांगड़ी जो भाषा है इसमें हमें साहित्य जो है थोड़ा कम मात्रा में निर्मित हुआ दिखाई देता है, यानी कि साहित्य का जो भी निर्माण हुआ है वह उसमें बांगड़ी भाषा का प्रयोग जो है अन्य की तुलना में थोड़ा सा हमें कम दिखाई देता है। अब देखिए, हम इस प्रश्न की व्याख्या पर एक बार नजर डालते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी भाषा बोली जा रही है, हाड़ौती, जैसा कि हमने पूर्व में भी देखा, एक बार चर्चा की थी। इसके बाद में ढूढ़ाड़ी, ढूढ़ाड़ी कहाँ बोली जा रही है, जयपुर, टोंक। अगर हम आगे इसमें बात करें तो दौसा और किशनगढ़ में भी ढूढ़ाड़ी बोली का प्रभाव देखा जाता है। अगली आती है शेखावाटी, शेखावाटी बोली जा रही है सीकर और झुंझुनू में, जो कि मारवाड़ी की ही एक उपबोली है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस प्रश्न के माध्यम से हमारे अन्य प्रश्न भी तैयार हो गए, जैसे कि बागड़ी से संबंधित क्षेत्र जो है वह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यह हमारा तैयार हुआ। और बाकी अन्यों से संबंधित यानी कि भाषाओं से आने वाले जो भी बोलियों से आने वाले जो प्रश्न है, एक साथ हमारे कितने प्रश्न तैयार हो गए। तो यह एक स्ट्रेटजी होती है जिसके द्वारा स्टूडेंट जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करके उनका रिवीजन कर सकता है, जिससे कि पेपर में होने वाली जो गलतियां हैं उनसे आसानी से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी आर्ट एंड कल्चर से है, क्योंकि राजस्थान की कला जो संस्कृति है वह, जैसा कि आप लोग राजस्थान से संबंधित एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से इस तथ्य से परिचित होंगे कि राजस्थान की कला और संस्कृति हर एग्जाम का एक मुख्य भाग रहता है और इसके बिना आप किसी भी एग्जाम में फाइनली सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर अंतिम रूप से चयन की बात आती है तो आपको निश्चित रूप से राजस्थान की कला और संस्कृति जो है उससे गुजरना पड़ेगा। अगला जो प्रश्न वह है, बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता था, यानी कि हम देखते हैं कि जो हमारे जितने भी संस्कृति का भाग रहे हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है, उसमें जो रस्में जो हैं उनको लेकर के प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है सामेला, ऑप्शन बी है बरी पडला, ऑप्शन सी है मोड़ बांधना और ऑप्शन डी है मायरा। हम देखते हैं इसका राइट आंसर है सामेला, यानी कि बारात के स्वागत
की जो रस्म होती है, जो कि जब बारात वधू पक्ष के वहां पहुंचती है तो वधू पक्ष जो है अपने सगे संबंधी और रिश्तेदारों के साथ जो वर पक्ष का स्वागत करता है उसको किस नाम से जाना जाता है? सामेला के नाम से जाना जाता है। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या जो है इस पर एक बार दृष्टि डालते हैं। अब देखिए यहाँ जो है सामेला आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लगातार दिखाई देते हैं एक जैसे, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें देखिए वर के वधू के घर पहुंचने पर वधू का पिता अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का जो स्वागत करता है, ये इस प्रकार से है। इसे आप अपने दैनिक जीवन से भी जोड़ के देख सकते हैं। आप जो है शादियां अटेंड करते हैं या कोई भी जितने भी जो भी हमारी संस्कृति है वह अगर हम देखें तो हमारे दैनिक जीवन में भी विशेष रूप से हमें दिखाई देती है। तो आप इसको रटने के हिसाब से नहीं, आप इसको थोड़ा सा व्यवहारिक होकर के चीजों को समझ सकते हैं। अगला है बरी पडला। बरी पडला देखते हैं हम। वर के द्वारा वधू को कपड़ा, आभूषण आदि दो भेजा जाता है, यानी कि वधू के लिए वर पक्ष की तरफ से जो भी कपड़ा, आभूषण, जो भी चीजें भेजी जा रही हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? बरी पडला। विशेष रूप से अगर हम देखें तो बरी का मतलब होता है वस्त्र और पडला का मतलब होता है अन्य सामान। इसमें अगला हम देखते हैं मोड़ बांधना। इसमें हम देखते हैं विवाह के दिन वर को नहलाकर बहनोई जामा पहनाता है व पगड़ी बांधता है। हम देखते हैं कि जब वर जो है बारात के लिए निकल रहा होता है तो उससे पहले की जो भी रस्में होती हैं, जिसमें कि देखते हैं कि बहनोई जो है उसको तैयार करता है और ये जो रस्में होती हैं फिर बहनोई को कुछ नेक दिया जाता है, यानी कि ये तैयार होने की जो पूरी की पूरी जो रस्म है उसको क्या बोला जाता है? मोड़ बांधना। अगला जो है मायरा। मायरा में देखते हैं हम क्या है। लड़के के विवाह पर मां द्वारा पीहर को न्योता भेजा जाता है और पीहर वाले अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। हम देखते हैं कि क्षेत्रों के अनुसार इनके नाम भी कई बार बदल जाते हैं, जैसे कि राजस्थान में ये इस तरीके से बोला जा रहा है। हो सकता है और किसी क्षेत्र में इसका दूसरा नाम हमें दिखाई दे, तो इसे हम अच्छे से देख सकते हैं कि वर जो होता है उसके ननिहाल पक्ष की तरफ से जो कुछ भी सामान आता है उसको मायरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें हम देखते हैं मूमल क्या है। ऑप्शन ए है लोकगीत, ऑप्शन बी है व्यावसायिक गीत, ऑप्शन सी है जनसाधारण के गीत और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय गीत। तो इसका राइट आंसर है मूमल है लोकगीत। लोकगीतों की अगर हम बात करें तो राजस्थान की कला संस्कृति का एक मुख्य भाग रहा है लोकगीत। लोकगीतों में भाव जो है, अभिव्यक्ति जो है वह महत्वपूर्ण होती है कि किसके कारण यह इस प्रकार की अभिव्यक्ति की जा रही है। और कई बार हमें देखने को मिलता है कि इसका जो रचयिता होता है वह अज्ञात होता है। लोकगीतों के साथ उसके रचयिता का नाम विशेष रूप से नहीं मिलता है, तो ये हमारे लोकगीत होते हैं। तो मूमल जो है लोकगीतों की श्रेणी में आता है। अब जो अन्य है हम उनको देखते हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति को प्रकाशित करने वाले, यानी कि राजस्थान की जो भी लोक संस्कृति है उसको किस प्रकार से प्रकाशित किया जा रहा है, लोकगीतों के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कुर्जा है, पीपल है, इंडोनी है आदि, ये लोकगीतों के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक गीत है संगीत को व्यवसाय बनाकर स्वतंत्र पेशेवर जातियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत, यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि संगीत जो है जीविकोपार्जन का साधन बनके प्रयोग में लाया जा रहा है। और कौन कौन सी जातियां हैं जो कि ऐसा करती हैं, इसमें हम देखते हैं ढोली, मिरासी, लंगा, भाट, कलावंत, इन सारी जातियों के द्वारा संगीत को व्यवसाय बना करके जो भी गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? व्यवसायिक गीत। अगला जो है हम देखते हैं जनसाधारण के गीत। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है कि सामान्य जो लोग हैं वह इन गीतों को गा रहे हैं। देखिए इसमें सामान्य लोक जीवन में गाए जाने वाले गीत, यानी कि दिन प्रतिदिन के जीवन में जो भी हमारी रस्में होती हैं, जो भी परंपराएं होती हैं, उसमें हम अपने हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति के लिए जो भी गीत गाते हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें आते हैं संस्कार संबंधी गीत, यानी कि कोई भी संस्कार माना जा सकता है, जैसे कि बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसके लिए जच्चा के गीत हो रहे हैं और विवाह में सीठने के गीत हो रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के गीत हो सकते हैं जो कि संस्कारों को अभिव्यक्त करते हैं। अगला है देवी देवताओं के गीत, यानी कि जो भी हमारे पूज्य देवी देवताओं हैं उनसे संबंधित गीत। और अगला है त्योहार पर्व संबंधी गीत, यानी कि जनसाधारण जो भी अपने दिन प्रतिदिन के त्योहार बनाते हैं, जैसे कि गणगौर है, तीज है या कोई भी त्योहार है, उसके समय गाए जाने वाले गीत, यानी कि जनसाधारण अवसर विशेष जो है के अनुसार जो भी गीत गाता है वह सभी जनसाधारण के गीत होते हैं। अगला है क्षेत्रीय गीत। जैसा कि हमें इसके नाम से पता लग रहा है कि क्षेत्र के अनुसार किस प्रकार से, इसमें हम देखते हैं मरु प्रदेश के गीत, पर्वतीय प्रदेश के गीत, मैदानी क्षेत्र के गीत। अब देखिए हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में विविधता पाई जाती है, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ मरु प्रदेश, बीकानेर, जैसलमेर आदि हैं, तो वहां जिन गीतों की प्रमुखता रहती है वह गीत। पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि हैं, वहां जिन गीतों की प्रधानता रहती है वह गीत। और अगला है मैदानी क्षेत्र के गीत। मैदानी क्षेत्र जैसे कि हम देखते हैं पूर्वी राजस्थान का भाग, जिसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर आदि आते हैं, वहां गाए जाने वाले गीत। यानी कि यहाँ पे जो गीतों का विभाजन हो रहा है वह किसके आधार पर हो रहा है? भौगोलिक आधार पर हो रहा है, यानी कि क्षेत्रीय आधार पर जिस प्रकार के गीत जो गाए जा रहे हैं उनकी प्रमुखता यहाँ पर रहती है।
अगला हम देखते हैं प्रसिद्ध बम्ब नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। जैसे कि हमने देखा है कि गीत जो है हमारी राजस्थान की संस्कृति का एक हिस्सा है, उसी प्रकार से नृत्य जो है वह भी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। ऑप्शन ए है इसका भरतपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है जालौर और ऑप्शन डी है शेखावाटी। इसका राइट आंसर है भरतपुर, यानी कि बम्ब नृत्य का संबंध भरतपुर क्षेत्र से है। और इसमें हम देखते हैं कि एक नगाड़ा जो होता है या अलवर, भरतपुर, इस क्षेत्र में विशेष रूप से बम्ब नृत्य किया जाता है और इसमें एक जो नगाड़ा होता है उसका बम्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसको फिर बजाया जाता है और अपने हर्षोल्लास की अभिव्यक्ति की जाती है। मुख्य रूप से यह जो बम्ब नृत्य है यह नई फसल आने की खुशी में फागुन के महीने में किया जाता है। अब देखिए अगले जो है बाकी के उनके हम व्याख्या देख सकते हैं। यहाँ बीकानेर में किया जाता है अग्नि नृत्य, यानी कि बीकानेर जो है वहां का अग्नि नृत्य फेमस है। अग्नि नृत्य जो है जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है और इसका जो उद्गम है वह बीकानेर का कतरियासर नामक स्थान है। इसको आप एक बार देख लीजिए क्योंकि कई बार जो है प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछ लिया जाता है। जो हमारे प्रश्न की प्रकृति होती है उसके अनुसार हमारा आंसर बदल जाता है। तो जब भी आप किसी भी चीज का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है कि उसके आसपास का समग्र अध्ययन होना चाहिए, जिससे कि अगर प्रश्न दूसरी फॉर्म में भी आ जाए तो आप उसे डील कर सके। तो आप देखिए ये जो अग्नि नृत्य है इसमें होता क्या है, इसमें अंगारे जो होते हैं यानी कि आग के जो अंगारे होते हैं उनसे मतीरा फोड़ना, हल चलाना आदि कलाओं को प्रस्तुत किया जाता है। तो यह जो है इसका संबंध मुख्य रूप से बीकानेर से माना जाता है। अगला जो नृत्य हमें देखने को मिलता है वह है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य मुख्य रूप से जालौर में किया जाता है, इसमें ढोल का प्रयोग किया जाता है और यह जो नृत्य है यह भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला है शेखावाटी का गीदड़ नृत्य, यानी कि गीदड़ नृत्य जो है इसकी भी अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से यह जो नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और शेखावाटी जैसे कि चूरू, झुंझुनू, सज्जनगढ़ आदि में विशेष रूप से ये इस नृत्य का प्रचलन है। यानी कि हमने देखा कि इसमें हमने क्षेत्रों के अनुसार भी देखे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न राजस्थान का राज्य नृत्य है, यानी कि हमने देखा कि किसी एक विशेष जो नृत्य है उसको राज्य नृत्य की संज्ञा दी जाती है, वह इनमें से कौन सा है। अगर हम बात करें तो ये सारे जितने भी नृत्य हैं इन सारे नृत्यों का संबंध किससे दिखाई देता है, राजस्थान से दिखाई देता है। इसमें ऑप्शन ए है घूमर, ऑप्शन बी है गीदड़ नृत्य, ऑप्शन सी है घुड़ला नृत्य और ऑप्शन डी है तेरह ताली। इसका राइट आंसर है घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है और जैसे कि राजस्थान में एक विशेष नृत्य का दर्जा प्राप्त है और इसमें महिलाएं जो होती हैं वह उनका जो घूम होता है, लहंगे का जो घूम होता है उसके अनुसार नृत्य करती हैं। बाकी के जो नृत्य हैं उनकी हम व्याख्या एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला है गीदड़ नृत्य, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। अगला जो नृत्य है घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है और जोधपुर का नृत्य है। देखिए ये जो हम नृत्य देख रहे हैं इसमें हमें स्थान जो है वह विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि स्थानों को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। कई बार पेयर्स बना दिए जाते हैं कि एक तरफ नृत्य का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ स्थान दे रखा है, तो उनको मैच करवाया जाता है। तो निश्चित रूप से आप जो स्थान है उन पर विशेष रूप से फोकस करेंगे जिससे कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न गलत ना हो। अब देखिए घुड़ला नृत्य जो है इसकी मैं एक बार थोड़ी सी आपको चर्चा कर देती हूँ कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक छिद्रित मटका प्रयोग में लिया जाता है महिलाओं के द्वारा और उसके अंतर्गत दीपक प्रज्वलित किया जाता है और उसको लेकर के महिलाएं नृत्य करती हैं। तेरह ताली, देखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण नृत्य है। इसमें हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जा रहा है। कामड़ जाति जो है तेरह ताली नृत्य के लिए जानी जाती है और विशेष रूप से किन स्थानों में तेरह ताली नृत्य होता है, पोखरण, डीडवाना, डूंगरपुर, इन स्थानों में विशेष रूप से तेरह ताली नृत्य होता है और इस नृत्य को कामड़िया जाति या कामड़िया पंथ के द्वारा किया जाता है और रामदेव जो हैं उनके सम्मान में यह नृत्य किया जाता है। इसमें मंजीरे बांधे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये ध्यान रखेंगे कि किस किस से संबंधित और किस किस स्थान से संबंधित यह नृत्य है। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि त्योहारों से संबंधित दिखाई दे रहा है हमें। होली के बाद चैत्र मास में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे दिन प्रतिदिन के हमारी संस्कृति का भाग है त्योहार, क्योंकि हम देखते हैं कि हर महीने ही हमें त्योहार किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। अब इसमें पूछा गया है विशेष रूप से चैत्र मास में, यानी कि त्योहारों के मास का जो है विशेष रूप से हमें ध्यान रखता है कि कौन सा त्योहार कौन से मास में आता है। ऑप्शन ए है गणगौर, ऑप्शन बी है श्रावण तीज, ऑप्शन सी है बड़ी तीज और ऑप्शन डी है दशहरा। इसका राइट आंसर है गणगौर। अब देखिए गण यानी कि शिव और गौर यानी कि पार्वती, उनकी जो पूजा की जाती है जिसका कि राजस्थान में विशेष रूप से पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है, तो वह कब आती है, चैत्र मास में आती है। और इसके बाद अन्य जो है इनकी हम व्याख्या कर लेते हैं। जैसे कि श्रावणी तीज भी जो है वह राजस्थान के एक प्रमुख त्योहार के रूप में जानी जाती है। कब, इसकी तिथि क्या है, श्रावण शुक्ल तृतीया। इसकी विशेष रूप से तिथि पूछी जाती है
और ये हमें ध्यान रखनी है कि श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अब देखिए इसके साथ में हमें एक विशेष जो है एक कथन दिखाई देता है, तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर, यानी कि तीज के साथ में त्योहार प्रारंभ होते हुए हमें दिखाई देते हैं और गणगौर के समय त्योहारों का हमें अंत होता हुआ दिखाई देता है, इसलिए यह जो है कथन प्रचलन में है, तीज त्योहारा बावड़ी लेडूबी गणगौर। अगला हम देखते हैं बड़ी तीज, कजली तीज। देखिए बड़ी तीज जो है इसको कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो श्रावण तीज है वह छोटी तीज के रूप में जानी जाती है और बड़ी तीज अलग से बड़ी तीज आएगी और जिसका अन्य नाम क्या है, कजली तीज। यह कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इन दोनों की तिथियों का आप अंतर रखेंगे। और अगर हम बात करें तो बड़ी तीज या कजली तीज जो है बूंदी की फेमस है, बूंदी की बड़ी तीज काफी प्रसिद्ध है। अगला है दशहरा। दशहरा अश्विन शुक्ला दशमी को, अश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा का पर्व मनाया जाता है जिसमें कि राम के द्वारा रावण के वध किया गया था। अगर इस समय हम बात करें तो इस समय शमी वृक्ष की पूजा जो है वह क्षत्रियों के द्वारा की जाती है। तो यह जो है मुख्य पर्व थे जो जिनका की संबंध राजस्थान से है। इससे संबंधित कुछ अन्य पर्व भी होंगे जो कि हमने अपने जो लेक्चर्स की जो सीरीज दी है उसमें आपको मिलेंगे। इन सबका विस्तार से और जो भी और आगे वाले प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उनका विस्तार से हमने सारा का सारा 1 बाय 1 हमने अच्छे से डिटेल में बताया है। अगला जो प्रश्न है वह है प्लेग रक्षक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ये राजस्थान के लोक देवता, उससे संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन ए है पाबू जी, ऑप्शन बी है वीर तेजा जी, ऑप्शन सी है रामदेव जी और ऑप्शन डी है गोगा जी। इसका राइट आंसर है पाबू जी। पाबू जी जो है प्लेग रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं और पाबू जी का संबंध ऊंटों से भी है, ऊंटों के देवता के रूप में भी इनको जाना जाता है। प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है, प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी पूछा जा सकता है, ऊंटों के देवता के रूप में भी पूछा जा सकता है। जब भी ऊंट बीमार होता है तो पाबू जी जो है उनकी आराधना की जाती है। अगले जो ऑप्शन है उनकी हम व्याख्या देख लेते हैं एक बार। वीर तेजा जी, तेजा जी जो है सांपों के देवता, यानी कि इनको सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है। इनका पशु मेला जो है तेजा जी का विशेष रूप से फेमस है। इसको हम देखेंगे कहाँ लगता है, पर्वतसर में लगता है। कब लगता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी को। देखिए अब हमने देखा कि यह जो है प्रश्न क्या था, प्लेग रक्षक से संबंधित था, लेकिन बाकी के हमने जो 4 ऑप्शन जो है वह देख रहे हैं हम, और इसके साथ में ही हम उससे संबंधित चीजें जैसे कि मेला जो है इसके साथ में मेला भी कवर हो गया। यानी कि ये हमारे पढ़ने का एक तरीका होता है कि हम पढ़े एक क्वेश्चन रहे और उसके साथ में अन्य भी प्रश्नों को तैयार करते हुए जा रहे हैं। इसमें अगला हम देखते हैं रामदेव जी। रामदेव जी को राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, यानी कि राजस्थान के जितने भी लोक देवता हैं उनमें एक महत्वपूर्ण स्थान है रामदेव जी का। कामड़िया पंथ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कामड़िया पंथ के द्वारा तिरताली नृत्य किया जाता है, यानी कि कामड़िया जो पंथ है उसका प्रारंभ किसके द्वारा किया जा रहा है, रामदेव जी के द्वारा किया जाता है। प्रमुख स्थान जो है इनका रुणीचा है। और सांप्रदायिक सद्भाव का मेला जो कि भाद्रपद माह की द्वितीया से लेकर के एकादशी तक लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का मेला, यहाँ हम इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में कुछ ही स्थान ऐसे हैं जो कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं, यानी कि यह हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा ही आराध्य स्थान है। अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू जो हैं यहाँ कृष्ण के रूप में इनकी उपासना करते हैं और मुस्लिम जो है वह रामशाह पीर के रूप में। अगला जो है वो हम देखते हैं गोगा जी। गोगा जी भी सांपों के देवता हैं, इनको जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सांप के काट लेने के बाद में गोगा जी की पूजा की जाती है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है गोगामेड़ी। गोगामेड़ी में देखिए भाद्रपद कृष्ण नवमी को विशाल मेला, यानी कि गोगामेड़ी में मेले का आयोजन होता है। ये गोगामेड़ी कहाँ है, यह हनुमानगढ़ के नोहर नामक जो स्थान है उससे कुछ 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए इससे संबंधित अब हमने देखा हमारे कई सारे प्रश्न जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से हल हो गए। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ एक विशेष चीज पूछी गई है, यानी कि देवी जो है जिसका संबंध किससे है, चूहों से है। ऑप्शन ए है करणी माता, ऑप्शन बी है बाण माता, ऑप्शन सी है नागड़ेची माता और ऑप्शन डी है ज्वाला माता। इसका राइट आंसर है करणी माता। करणी माता जैसा कि हम सभी जानते हैं बीकानेर में देशनोक में है, करणी माता का मंदिर है और इनके यहाँ जो सफेद चूहे जो जाने जाते हैं उनको काबा के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि राव वीका जो थे उन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर की स्थापना की थी और ये राठौड़ों, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है। बाकी के जो ऑप्शन है इनको हम एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन में है बाण माता। बाण माता क्या है, सिसोदिया वंश की। सिसोदिया वंश का संबंध जैसे कि हम सभी जानते हैं उदयपुर से है। सिसोदिया वंश की कुलदेवी थी ये। नागड़ेची माता, नागड़ेची माता का संबंध है मारवाड़ के राठौड़ों की कुलदेवी। अगला है ज्वाला माता, खंगारोत राजवंश की। ज्वाला माता का संबंध जो है जौबनेर से है, खंगारोत राजवंश की कुलदेवी।
इससे हमने देखा कि हमारे बाकी के जो ऑप्शन है वह भी किसी ना किसी चीज से संबंधित है। यह एक विशेष चीज है परिष्कार की कि राइट आंसर देने के साथ में हम जो है बाकी के जो ऑप्शन है उनसे भी आपकी अप्रत्यक्ष रूप से हम आपके एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। अगला जो है वह है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ऑप्शन ए है सलेमाबाद, ऑप्शन बी है शाहपुरा, ऑप्शन सी है नारायणा और ऑप्शन डी है नगला पीठ। इसका राइट आंसर है सलेमाबाद। निम्बार्क संप्रदाय जो कि निम्बार्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था, सलेमाबाद किशनगढ़ में इनकी प्रधान पीठ है। अन्य ऑप्शन जो है हम उनकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जैसे कि शाहपुरा का संबंध जो है रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जो कि भीलवाड़ा में है। अगला जो है नारायणा जैसा कि हम जानते हैं दूदू के पास स्थित है और यह किसकी पीठ है? दादू पंथियों की प्रधान पीठ है। अगला जो है नगला पीठ जो है भरतपुर के पास स्थित है और लालदासी संप्रदाय का समाधि स्थल है, या उनकी प्रधान पीठ भी इसको कह सकते हैं। तो हमने देखा कि ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं यह दूसरे जो प्रधान पीठ है उनसे जुड़े हुए हैं। तो एक साथ आपके देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस से 4 आंसर आपके तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न है वह है विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है जाम्बोजी, ऑप्शन बी है रामचरण जी, ऑप्शन सी है लालदास जी और ऑप्शन डी है दादू दयाल जी। अब देखिए इसका राइट आंसर है जाम्बोजी जैसा कि हम सभी जानते हैं 20 + 9 29 जो इनके नियम थे और विष्णुई संप्रदाय से विशेष संबंध रखते हैं जाम्बोजी। बाकी के जो ऑप्शन है इसको हम देख लेते हैं एक बार। रामचरण जी जो है इनका संबंध है रामस्नेही संप्रदाय से, इसके प्रवर्तक थे ये। ऑप्शन बी है लालदास जी का हमने देखा कि लालदासी संप्रदाय से इनका संबंध है। और अगले हैं दादू दयाल जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं दादू संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है करौली, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है चित्तौड़। इसका राइट आंसर है करौली। जैसा कि हम सभी जानते हैं करौली के जो यदुवंशी शासक थे उनकी कुलदेवी थी और यहाँ पर चैत्र मास में विशेष रूप से लक्खी मेला का आयोजन किया जाता है नवरात्रों में। ऑप्शन बी से संबंधित हम व्याख्या देखते हैं भरतपुर में हमें गंगा मंदिर दिखाई देता है जो कि एकमात्र भरतपुर में ही है गंगा मंदिर। अगला है जयपुर में हम देखते हैं प्रसिद्ध गोविंद देव जी का मंदिर है। और ऑप्शन 4 जो है उससे संबंधित है चित्तौड़ में हम देखते हैं समिद्धेश्वर महादेव का मंदिर है। अगला प्रश्न जो है हम देखते हैं, सोनार का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी है रणथंभौर और ऑप्शन डी है कटारगढ़। इसका संबंध किससे है? जैसलमेर से। जैसलमेर में है जो कि त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, बलुआ पीले पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको सोनार का किला कहा जाता है। अगर हम बात करें तो सोनार का किला जो है या जैसलमेर जो है इसमें 2.5 साके हुए थे। अगला जो है चित्तौड़गढ़ जैसा कि हम सभी जानते हैं चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसके बारे में प्रमुख कथन भी हमें दिखाई देता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और अगर हम बात करें तो पद्मिनी का जौहर, गोरा बादल और कर्णवती के द्वारा जौहर और उसके बाद में जयमल और फत्ता की पत्नियों के द्वारा जौहर। यानी कि हम देखें तो इसमें 3 साके हुए थे जो कि 1303, 1534 और 1568 इसमें हमें दिखाई देते हैं। अगला है रणथंभौर जैसा कि हम सभी जानते हैं सवाई माधोपुर में है। हम्मीर के समय रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और 1301 में यहाँ राजस्थान का पहला साका हुआ और जिसमें हम्मीर की पत्नी रंग देवी जो है उन्होंने जौहर किया। और रणथंभौर जो है एक गिरिदुर्ग का उदाहरण है और अगर देखा जाए प्रकृति की दृष्टि से और इसकी सुरक्षा की दृष्टि से तो यह विशेष रूप से चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ देखा जाता है और जिससे कि इसकी सुरक्षा और अधिक बढ़ जाती है। अगला है कटारगढ़ का संबंध जो है कुंभलगढ़ से है। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग जो है उसके अंतर्गत कटारगढ़ एक लघु दुर्ग है जो कि महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। अब देखिए ये जितने भी राजस्थान के जो वाद्य हैं वो किस किस प्रकार से बने हुए हैं और वह किस प्रकार से बजाए जाते हैं उनसे संबंधित हमारे प्रश्न आते हैं तो हमें एक एक करके उनका अंतर जो है वह ज्ञात होना चाहिए। अब देखिए यहाँ फूंक का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि कौन से ऐसे वाद्य हैं जिनमें कि हम हाथों का प्रयोग ना करके फूंक से जिनको बजा रहे हैं। ऑप्शन ए है सुशीरवाद, ऑप्शन बी है तत्ववाद, ऑप्शन सी है घनवाद और ऑप्शन डी है अवनद्यवाद। इसका राइट आंसर है सुशीरवाद। जैसे कि हम देखते हैं पुंगी है, बांसुरी है, अलगोजा है, जिनके बजाने के लिए हम मुंह का प्रयोग करते हैं, फूंक से उनको बजाते हैं, तो वह किसकी श्रेणी में आते हैं? सुशीरवाद की। बाकी के जो ऑप्शन है उनकी व्याख्या देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि तत्ववाद किसे कहा जाता है? जिन वाद्य यंत्रों में तारों से सुरों की उत्पत्ति होती है, यानी कि जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए तारों के माध्यम से स्वर निकाले जाते हैं वह किसकी श्रेणी में आते हैं? तत्ववाद की श्रेणी में आते हैं। देखिए ये जो व्याख्या है और
इसके जो उदाहरण है वह आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण तत्ववाद का है या घनवाद का है या अवनतवाद का है। यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि वाद्यों की प्रकृति और उनके जो नाम है या उनके जो उदाहरण है और किस प्रकार से उनको प्रयोग में लाया जा रहा है, यह हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अंतर्गत आती है सारंगी, रावण हत्ता, इकतारा, जो कि अलग अलग जैसे कि कालबेलियों के द्वारा भी बजाए जाते हैं। सारंगी का प्रयोग किया जाता है और रावण हत्ता का प्रयोग पाबू जी के भोपों के द्वारा किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसमें आगे घनवाद। घनवाद किसे कहते हैं? जिन वाद्य यंत्रों पर आघात करके स्वर उत्पन्न किया जाता है। यानी कि जो भी वाद्य यंत्र है उनके ऊपर पहले चोट मारी जाएगी और उसके बाद ही उनसे स्वर आएगा। जैसे कि हम देखते हैं इसमें मंजीरा, थाली, झांझ। अगला जो है वह है अवनतवाद। अवनतवाद क्या है? पशुओं के चमड़े से बनाए जाने वाले वाद्य। जैसा कि हम दिन प्रतिदिन देखते हैं, हम सब लोग इन वाद्य यंत्रों से परिचित होते हैं। इसमें हम देखते हैं ढोलक, ढोल, नगाड़ा, यानी कि जिसमें पशुओं के चमड़े का प्रयोग किया जा रहा है वह किसमें आएगा? अवनतवाद की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो कि आभूषणों से संबंधित है। मेमंद आभूषण पहना जाता है। अब देखिए, राजस्थान के जितने भी कला संस्कृति है उसमें आभूषण जो है वह भी एक प्रमुख स्थान रखते हैं। इससे संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं, तो जो कुछ मेन है वह आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उससे संबंधित आपको एक प्रश्न निश्चित रूप से दिखाई देगा। मेमंद आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन ए सिर पर, ऑप्शन बी कमर पर, ऑप्शन सी हाथ पर और ऑप्शन डी गले पर। इसमें हम देखते हैं सिर पर, यानी कि मेमंद को सिर पर पहना जाता है। मेमंद के अलावा अन्य आभूषण भी होते हैं जो कि सिर पर पहने जाते हैं, जैसे कि मांग टीका है, बोडला है। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए, बाकी के प्रश्नों की व्याख्या हम देखते हैं। कमर पर, कमर पर क्या पहनी जाती है? करधनी पहनी जाती है और तगड़ी जो है वह भी कमर पर पहनी जाती है। इन दोनों को ही लेकर के कई बार पहले से पूर्व में परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। अब देखिए, हाथ पर क्या पहना जाता है? कड़ा पहना जाता है, कंकड़ पहना जाता है, चूड़ा पहना जाता है, चूड़ियां पहनी जाती हैं। और इनको ये जो है इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। दिन प्रतिदिन के हिसाब से आप अपने माइंड में इस तरीके से रख सकते हैं, देख करके रख सकते हैं। तो यानी कि ये जो है व्यवहारिक जीवन की चीजें आती हैं मुख्य रूप से, अगर हम बात करें कल्चर में, कि जो भी दिन प्रतिदिन हमारी रस्में हैं, त्योहार हैं, या जो भी हम अपने आसपास के वातावरण में, आसपास के कल्चर में जो भी चीजें देखते हैं, बस उनको हमें माइंड में रखना है और उसको हमें पढ़ाई के साथ में कनेक्ट करना है, जिससे कि इसका हमें फायदा किसमें मिल सके? परीक्षा में मिल सके। अगला जो है गले पर। गले पर हम देखते हैं क्या पहना जाता है? हसला, हालरो, कंठमाला, मोहनमाला, हार, रानी हार, यानी कि इस तरीके की जो चीजें हैं वह गले पर पहनी जाती हैं। तो यह था हमारा हाई कोर्ट का मॉडल टेस्ट पेपर 1। अब निश्चित रूप से आगे इससे संबंधित अन्य भी मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे पटवार, रीट, कांस्टेबल, सबके मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे। और निश्चित रूप से ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है या किसी भी परीक्षा में सफल होने का मूल मंत्र है, क्योंकि हम लगातार अपने क्या करते रहते हैं कि अपना जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग लगातार हम नोट्स, जितनी भी चीजें उनको पढ़ते रहते हैं, और हम डायरेक्ट एग्जाम में जाकर के जब हम प्रश्नों को देखते हैं तो हम उन्हें अच्छे से डील नहीं कर पाते। कई बार ऑप्शंस आपस में मिल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप लगातार जो ये मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते रहेंगे उसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, कि एग्जाम में आपकी सारा क्लियर रहेगा कि किस प्रश्न में हमसे कहां गलती हो रही है। जब आप इस प्रक्रिया से पूरा अच्छे तरीके से गुजर जाएंगे, निश्चित रूप से इन मॉडल टेस्ट पेपर्स का आपको फायदा एग्जाम में मिलेगा, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न है उनको सही कर पाएंगे और नेगेटिव मार्किंग से बच पाएंगे। धन्यवाद।